पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अभी रिसेंटली जो है वो 18th G20 समिट जो था वो दिल्ली में हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, आज G20 समिट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये जो G20 समिट है अब ये G21 बन चुका है। 18th जी समिट में आखिर क्या खास बातें रही हैं और साथ में इस G20 का ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो 18th G20 समिट है वो हमारे भारत ने होस्ट किया। 9 से लेकर के 10 सितंबर तक हम लोगों ने होस्ट किया और जिसमें दुनिया भर के लीडर्स हमारे यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट फिलहाल जिनपिंग जी नहीं आए हुए थे। फिलहाल इस G20 में हुआ क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये आपका 18th G20 समिट है ये आपका 9 सितंबर और 10 सितंबर को हुआ और पहली बार जो था भारत इस G20 लीडर समिट को होस्ट कर रहा था, जिसका थीम था वासुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये जो पूरा संसार है ये एक परिवार है। इसमें बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिए गए, जैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किया गया। अभी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, जिसमें रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही थी उसमें ये था कि भारत जो है वो रशिया यूक्रेन के बारे में कुछ गलत कहे या उसकी निंदा करे, ऐसा चाहते थे वेस्टर्न कंट्रीज़। भारत ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को इस तरीके से डिक्लेयर किया कि भारत और रशिया के भी अच्छे रिश्ते बने रहें और साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे कि उनकी भी बात हो गई। एक्चुअल में दिल्ली डिक्लेरेशन में ये किया गया कि भारत ने बिना नाम लिए हुए, मतलब ऑन रिटर्न पेपर, वो बात भी उन्होंने कह दी, रशिया का भी सम्मान रखा और वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी सम्मान रखा। मतलब भारत की जो डिप्लोमेसी रही इस नीति में बहुत अच्छी रही। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि G20 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये G20 क्या है जो अब ये G21 बन चुका है। G20 मतलब है ग्रुप ऑफ 20 स्ट्रॉन्ग नेशन। इस G20 की स्थापना अगर मैं आपको बताऊं तो 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। और इसका कारण क्या था, ये बना इसलिए था क्योंकि जो आपके एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक समय फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो उस वजह से क्या हुआ, इस चीज़ को रोकने के लिए कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं ये दोबारा कभी ना आए, इस वजह से G20 की स्थापना 1999 में करी गई और 2008 से इसमें हर साल क्या किया गया, इसके समिट्स होने लगे, जिसमें पूरे साल में एक बार क्या किया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पहलू होंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था को इम्पैक्ट कर रहे होंगे उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी तक तो राजा बाबू ये G20 था, लेकिन रिसेंटली जो है भारत ने एक नया मेंबर इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। G20 से ये अब राजा बाबू G21 हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका पहले 19 कंट्रीज थे ही, एक आपका यूरोपियन यूनियन, तो ऐसे 20 हो गए और रिसेंटली राजा बाबू जो अफ्रीकन यूनियन है वो एक नया मेंबर जो है वो इस G20 का बन चुका है। समझ में आया कि आखिर ये G20 क्या है और ये G21 कैसे हो गया, इसका कार्य क्या है, ये कैसे करता है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैंने ये जो शुरुआत में स्लाइड दी इंग्लिश में, आगे चल करके आपको हिंदी में मिल जाएंगे, मतलब पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं इस G20 समिट्स के मेजर आउटकम्स क्या रहे हैं। तो सबसे पहला यही रहा कि अफ्रीकन यूनियन एक नया मेंबर बन गया G20 का। दूसरा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे चर्चा हुई, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। और तीसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और पांचवा है ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रिपल करना है, 3 गुना करना है। इन पांचों पॉइंट के ऊपर एक एक बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने आपको बताया अफ्रीकन यूनियन जो है, ये अफ्रीकन यूनियन का मतलब समझो टोटल 55 कंट्री और इस G20 में शामिल हो गए। मोटा मोटा तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इनके पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन। ये भी आपका मेंबर बन चुका है G20 का, है ना। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में G20 की प्रेसिडेंसी की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ऐसा हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ अगर इसमें शामिल हो गया। तो देखो G20 से G21 बनने का फ़ायदा ये कि ये अफ्रीकन यूनियन में अच्छी खासी राजा बाबू पॉपुलेशन है, लगभग 170 मिलियन के आसपास आपको पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, लगभग 55 कंट्री देखने को मिल जाएगा। और लगभग ये जो अफ्रीकन यूनियन था कहीं ना कहीं हद तक बहुत पीछे रह गया था, इसको अब एक मजबूती मिलेगी, इसको एक ग्लोबल ट्रेड का मौका मिलेगा, इसकी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो बहुत पिछड़ा हुआ था वो अब आगे चल करके आपको बहुत अच्छे से आगे हुए बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई कि अफ्रीकन यूनियन बनने का, अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल होने का फ़ायदा क्या है और क्या चीज़ है। दूसरा राजा बाबू ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। रिसेंटली राजा बाबू वैश्विक रूप से बायोफ्यूल जानते हो, बायोफ्यूल का मतलब होता है ऐसे फ्यूल जिसमें किसी भी प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन ना हो। हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया है इसकी वजह से जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जो हमारी जलवायु परिवर्तन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम इस जलवायु परिवर्तन को नहीं रोकेंगे तो हर साल आप देख रहे हो गर्मी बढ़ती जा रही है। उसको रोकने के लिए हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कार्बन का एमिशन कम हो। तो इसके लिए हम लोग बायोफ्यूल्स का यूज़ करेंगे, जैव ईंधन का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा उसमें कार्बन की मात्रा मतलब ना के बराबर होगी। और हम लोगों ने टारगेट भी रखा है कि पूरा विश्व जो है वो 2050 तक कैसे भी करके नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो का मतलब है जो कार्बन उत्सर्जन की दर है, कार्बन एमिशन की जो रेट है, वो हम कैसे इसको ज़ीरो पहुंचा ले। अगर हम इसे जीरो नहीं पहुंचाएंगे, शून्य नहीं पहुंचाएंगे, तो पता है क्या, कार्बन एमिशन, जब कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो हम सभी लोग जानते हैं क्या होगा, हमारे इस अर्थ के अराउंड एक पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक लेयर बन जाएगी। और जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तो क्या करता है, ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है यानी पूरे विश्व का टेम्परेचर लगभग इस समय 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करता रहा तो जितने भी ग्लेशियर हैं दुनिया में वो सब पिघल जाएंगे। और जब वो पिघलेंगे तो दिक्कत पता है क्या होगा, सारे कॉन्टिनेंट डूब जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल की तरफ जा रहे हैं, जैव ईंधन की तरफ काम कर रहे हैं, जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाए। इवन भारत ने तो लक्ष्य रखा है, भारत का नेट जीरो का जो टारगेट है, नेट जीरो का मतलब है कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का टारगेट है 2070। और पूरी दुनिया का लगभग ये टारगेट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा ये किया गया है कि 2050 तक कैसे भी करके हमें बायोफ्यूल्स की यानी जैव ईंधन की ग्रोथ करनी है और नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है। बोलो आप लोगों को समझ में आया? नहीं राजा बाबू, 2070 2047 नहीं। इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, G20 अगर मैं बात करूँ G20 समिट में एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये कॉरिडोर बन गया राजा बाबू तो चाइना का जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ना, चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको बहुत बड़ा रिस्पांस हम लोग देंगे। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस वर्ल्ड मैप को देखो तो अपना प्यारा भारत दिख रहा होगा, ये आपको मिडिल ईस्ट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं राजा बाबू मिडिल ईस्ट, ये है आपका मिडिल ईस्ट। और अगर आप देखोगे राजा बाबू ये है यूरोप। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, यूरोप को, मिडिल ईस्ट को और भारत को, तो ये आपका हो जाता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अगर ये बढ़िया से बन करके रेडी हो गया तो चाइना की जो बेल्ट रोड पॉलिसी है ना, इसको हम बड़ा अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है वो ग्लोबली अपनी रोड का नेटवर्क बढ़ाता चला जा रहा है और एक मतलब क्या कर रहा है, वो अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना तो सबसे फ़ायदा जानते हो क्या होगा, इन कंट्रीज़ को तो होगा ही होगा, ये इनका व्यापार तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, प्लस उसके बाद ग्लोबली एक वैल्यू हम लोग क्रिएट कर पाएंगे इस चाइना के विपक्ष में, क्योंकि चाइना इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ से पूरा एक कॉरिडोर अच्छे से रेडी किया जाएगा। बोलो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारे कंट्री मिल करके इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो बनाने जा रहे हैं और बनेगा और बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा,
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इकोनॉमी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगी, और साथ में फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको और इनलार्ज किया जा सकेगा। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार यहाँ पे डिस्कशन हुआ इस G20 समिट में। G20 कंट्रीज़ ने ये अपने आप लोगों से वादा किया है कि आने वाले साल में, है ना, कुछ वर्षों में 2030 तक हम लोग जो वैश्विक रूप से एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रयोग करेंगे जो लगातार लंबे समय तक रहे, जिनको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे सन से बनने वाली एनर्जी, वाटर से बनने वाली एनर्जी, विंड से बनने वाली एनर्जी। ये सब एनर्जी के वो सोर्सेस हैं जो लंबे समय तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये G20 समिट में ये प्रॉमिस किया गया है कि 2030 तक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, और हम लोग टारगेट ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ऊर्जा का उत्पादन करें, एनर्जी का उत्पादन करें। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। ये लगातार जो 1.5 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, ये हमारे लिए आगे चल करके बहुत दिक्कत करेगा। अगर ये टेम्परेचर ग्लोबली 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहा तो एक समय राजा बाबू ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सारे ग्लेशियर पिघलेंगे, सारे कॉन्टिनेंट डूब जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये बड़े बड़े डिसीजन आपके यहाँ पे लिए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि G20 में क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन करी गई हैं और उसके क्या क्या वैल्यू रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब G20 नहीं, इसको G21 बोलने दो मुझे। इस G21 समिट की अब जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो अब चली गई है किसके पास? तो चली गई है ये ब्राज़ील के पास। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देख रहे हो सामने से G21 समिट, G20 समिट्स एंड हुआ और G21 की जो हैंड्स प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील को सौंप दी है। इससे पहले किसके पास थी? देखो, इसको आप ऐसे याद कर लो, 2022, 2023, 2024। 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, है ना। 2023 में भारत ने इसको होस्ट किया, और 2024 में आपका ये होस्ट करेगा ब्राज़ील। और इन तीनों के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रॉनिका। ट्रॉनिका ग्रुप का मतलब समझते हो क्या होता है? ट्रॉनिका ग्रुप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रॉनिका ग्रुप। तो ट्रॉनिका ग्रुप का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में G20 का प्रेसिडेंट है, जो उससे 1 साल पहले था, जो उसके 1 साल बाद होगा, इन तीनों के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रॉनिका ग्रुप। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस G20 के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। ये देखो राजा बाबू, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे जितना पढ़ाया है वो आपको हिंदी में भी स्लाइड्स में आपको जब नोट्स PD ग्रुप में डालूंगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे राजा बाबू एग्जाम में क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 18th G20 समिट। 18th G20 समिट में इनमें से कौन से प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल नहीं हो सकता, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से G20 क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं।